इस वीडियो में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। वीडियो को दो पार्ट में ही बनाऊंगा क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इनका सीमा निर्धारण, विस्तार क्षेत्र कैसा था। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख नगर थे। वैसे टोटल पहले ही बता देता हूँ 20 हैं और मैं 20 के 20 आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे इनके अन्नागार क्या कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मापतौल किन से करते थे, इनकी नगर नियोजन क्या थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो प्रमुख नगर थे उनकी विशेषताएं क्या थी, जैसे मोहनजोदड़ो से जैसे हमें पता है कि पुरोहित आवास मिला, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, लोथल को जो है लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है कार्बन C14 के अकॉर्डिंग वो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, धर्मपाल सिंह नाम करके एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये नाम दिया था। सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सूद कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का विस्तार रहा है। ठीक है, उत्तर में मौंडा जम्मू कश्मीर में है से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। ये रहा पश्चिम, ये रहा पूर्व, तो ये हो गया तुम्हारा 1600 किलोमीटर और ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये हो गया तुम्हारा 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर लेना। ठीक है, सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में हुआ है। सर्वाधिक पुरास्थल इसके सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं तो वो गुजरात से मिले हैं, भारत के अंतर्गत। ठीक है, इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र था। मैं था बोलूंगा, है नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये रही नहीं ना सभ्यता। अब यहाँ पे ना आपको इसके जो प्रमुख स्थल है उनकी भौगोलिक स्थिति पता चलेगी, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, सबसे पहला है हड़प्पा। ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, रावी नदी के तट पे। ठीक है, 1921 में इसको खोजा था दयाराम सहानी ने। यहाँ जो है श्रमिक आवास मिला, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, 16 भट्टियां, खंडों में अन्नागार मिला है और सोने का बना हार मिला है। ठीक, सेम उसके बाद मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका जो मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, पाकिस्तान का सिंध, उसके अंदर लरकाना में जो है ये मोहनजोदड़ो मिला है। सिंधु नदी के तट पे इसको बोला जा सकता है। 1922 में इसकी खोज हुई थी, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, सभा भवन, पुरोहित आवास और मृतकों की गली। ठीक है, गोमेद के मनके से बना हुआ हार मिला है, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल रंग के कपड़े का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सेब का बना पैमाना और एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र यानी आदि शिव का चित्र यहाँ से मिला है। ठीक, चूंदड़ो देख लो, पाकिस्तान में सिंध प्रांत, वहाँ का नवाबशाह, तो नवाबशाह के अंतर्गत जो है चूंदड़ो मिला, सिंधु में ही नदी, सिंधु नदी के तट पर ही है। 1934 में इसकी खोज की थी NG मजुमदार ने। ठीक है, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, ईंट पर कुत्ते तथा बिल्ली के पैर के निशान मिले। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली मिसिंग हो गया पर कुत्ते तथा बिल्ली के पैर के निशान मिले थे। ठीक, इसके बाद आता है रोपर। रोपर भारत में सतलज नदी के किनारे। ठीक है, 1950 में इसका मतलब ये फाउंड होता है, उसका जो सर्वे मतलब किया जाता है, उत्खनन किया जाता है 1953 में। BB लाल यज्ञदत्त शर्मा इसके जो है खोजकर्ता थे। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ मिला है। डॉग को भी मतलब इंसान के साथ दफनाया जाता है भारत के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसे ही जो है जम्मू कश्मीर है एक जगह, वहाँ पे भी आपके बुर्जा होम, आपने नाम सुना होगा, गड्ढा घर जहाँ होते थे, गर्तावास, वहाँ पे भी कुत्ते को माले के साथ दफनाया जाता था। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा।
बनावली, ठीक है, भारत हरियाणा हिसार क्षेत्र है, सरस्वती नदी के किनारे, 1973 में। आर.एस. बिस्ट ने इसकी खोज की थी। वॉश बेसिन यहाँ से मिला, खिलौने के रूप में हल मिला था मिट्टी का बना हुआ, और उत्तम किस्म का जौ यहाँ से प्राप्त हुआ था। फिर आते हैं राखी गढ़ी, भारत हरियाणा में ही जींद सूरज भवन, ठीक है, वहाँ पे ये जो है खोज की गई है। भगवान दास इसके खोज करता थे। भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरास्थल इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? राखी गढ़ी को, ठीक है। फिर आते हैं कुणाल, हरियाणा में ही हिसार के अंतर्गत सरस्वती नदी के तट पे 1973 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, और उनके साथ आर.एस. बिस्ट भी थे। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा, भारत का राजस्थान के अंतर्गत गंगानगर, घग्गर नदी के किनारे 1953 में उत्खनन होता है, 1961 में, 53 में खोजा गया, और उत्खनन सेम वही चीज़ 61 में। अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बी.के. थापर थे जिन्होंने इसकी पूरा का पूरा सर्वेक्षण खोज वगैरह किया, ठीक है। हल से जुते खेतों के निशान मिलते हैं, ठीक है। एक ही खेत में 2 फसल उगाने का प्रमाण मिलता है। अलंकृत ईंट मिलती हैं, मिट्टी का बना पैमाना और अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं। अलंकृत ईंट मतलब जिनमें डिजाइनिंग वगैरह और डिजाइनिंग फॉर्म में हो, और अग्नि वेदिकाएँ मतलब जो यज्ञ करने के वो होते हैं, हवन कुंड, ठीक। लोथल, भारत के गुजरात में अहमदाबाद के अंतर्गत मिला। भोगवा 1954, ठीक है, भोगवा नदी 1954। एस.आर. राव के द्वारा ये खोज की गई थी। अन्नागार यहाँ पे मिला। मनका बनाने का कारखाना यहाँ मिला। 2 जगह हैं मनका बनाने की, याद रखना, एक लोथल और एक चोहंदड़ो, ठीक है। रंगाई कुंड यहाँ मिला है। गोंडी बांडा यहाँ मिला है, और हाथी दांत से निर्मित पैमाना यहाँ मिला है। अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्री के 2 पाठ तथा गुरिल्ला की मूर्ति यहाँ मिली है, ठीक। फिर आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भारत के गुजरात कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत मंसाहार क्षेत्र के अंतर्गत 1967 से में मिला था। 1990 में ये खोजा मतलब इस पर जो है पूरा का पूरा उत्खनन किया गया। जेपी जोशी और आर.एस. बिस्ट के द्वारा ये किया गया था। एक जलाशय मिलता है, सोने की अंगूठी मिलती है, सूचना पत्र मिलता है, और स्टेडियम का अवशेष यहाँ पे प्राप्त होता है। फिर आता है सूरकोटदा, भारत गुजरात में ही कच्छ के अंदर 1964 में जेपी जोशी के द्वारा ये खोजा गया। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। फिर आते हैं दायमाबाद, ये भारत में महाराष्ट्र के अंतर्गत अहमदनगर, गोदावरी नदी किनारे, कांसे का बना खेलने वाला रथ, खिलौने के रूप में एक रथ मिलता है कांसे का बना हुआ खेलने के लिए, ठीक है। आमरी, ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंतर्गत सिंधु नदी के किनारे 1929 में एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की। अब दीजिए, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, अभी 1-2 और आएंगे ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु 1935 धुरिये ने इसकी खोज की थी। पूछा जा सकता है कि आमरी का संबंध किस सिविलाइजेशन से है, या आमरी कहाँ पे है, किसके द्वारा खोजा गया, फिर क्या मिला। अगर वो नहीं है तो शायद वो नहीं देंगे, लेकिन पूछा जा सकता है कि आमरी किसके द्वारा खोजा गया, कोटिदीजी किसके द्वारा खोजा गया, समझ गए, ठीक है। कोटिदीजी पाकिस्तान, सिंधु 1935 धुरी के द्वारा खोजा गया। मिताथल सूरजबान हरियाणा में, ठीक है, ये 1968 में सूरजबान द्वारा खोजा गया, ठीक। आलमगीरपुर, ठीक है, ये भारत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मेरठ जिला हिंडन, ठीक है, हिंडन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया। मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। चिनाब रिवर 1982 में इसको खोजा गया जेपी जोशी और बधुबाला द्वारा। मुंडी कौख, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। सुद कांगीडोर पाकिस्तान में दाशक नदी किनारे 1927 में ऑरिल स्टाइल ने इसको खोजा था। सोद काको पाकिस्तान में मिला 1962 में, जॉर्ज डेल्स ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब आ जाइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 20 नगर बताए हैं जो प्रूफ मिला है, इसमें 7 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोहनजोदाड़ो, चोहंदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवालीवाला। अब इनके बारे में और डिटेल आएंगे अभी नीचे। ऊपर जो है कि ऊपर सिर्फ वो बताया मैंने कि क्या क्या मिला है वहाँ पे, क्या क्या किसके द्वारा डिस्कवरी की गई, कब की गई, क्या मिला, लेकिन इनके बारे में और डिटेल अभी नीचे आने वाली है वीडियो में। सिंधु सभ्यता का समय रेडियो कार्बन C14 आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने, ठीक है, मैंने बताया था आपको नाम, 2300 से 1750 ईसा पूर्व इन्होंने मानी है।
सिंधु सभ्यता का निर्माण, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों के नाट्यत्व शास्त्रीय अध्ययन से 4 प्रजातियों के अस्तित्व का पता चलता है। यानी कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों की, मतलब स्पीसीज, जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, उनका यहाँ पे एग्जिस्टेंस पाया गया है, जिनमें एक नाम है आद्य ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय द्रविड़, अल्पाइन एंड मंगोलाइड, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्नागार। अब अन्नागार देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जहाँ पे विशाल अन्नागार का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा, यहाँ पे खड्डों में जो है अन्नागार का प्रमाण मिलता है। और लोथल, यहाँ पे भी अन्नागार के अवशेष मिले थे। यहाँ पे एक्चुअली ये कहा गया था कि जैसे चूल्हे मिले थे और वहाँ पे जौ गेहूँ के अवशेष मिले थे, साथ में राख वहाँ पे प्राप्त हुई थी, ठीक। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख पोर्ट थे, बंदरगाह लोथल, सूतकांगेडोर, सोतको, ठीक है, भगत राव, मालवण, ठीक। इसके अलावा गुड़िया मनका बनाने के कारखाने लोथल और चूंदड़ों में। सिंधु सभ्यता में उत्पादित फसलें जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, ये बाजार नहीं है, बाजरा है, मटर, सरसों, तिल, राय और कपास, ठीक। सिंधु सभ्यता के पालतू पशु क्या थे? भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ता, ऊंट, गधा, घोड़ा, ठीक। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? 4 वर्गों में विभाजित था ये। विद्वान वर्ग, पुरोहित, शिक्षक, वेद आदि एक था, योद्धा वर्ग एक था, व्यापारी वर्ग एक और श्रमिक वर्ग एक था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो बाह्य संस्कृतियों से भी संबंध था, तो बाह्य संस्कृतियां मतलब इस सिविलाइजेशन के अलावा अन्य सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी, ठीक है। माप तोल, अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी होती रही होगी चीज़ों की, जब इतनी ज़्यादा डेवलप थी सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इनके माप तोल देख लीजिए। 16 के गुणज में इनके बाट थे, ठीक है। छोटे बाट दून प्रणाली पर आधारित थे। नोट, सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है तथा तांबे का पैमाना हड़प्पा से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से और मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से। इसके बाद है नगर नियोजन। इनके नगर नियोजन कैसे थे देख लीजिए। सामान्य विशेषताएं क्या थी इनके नगर नियोजन की? सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए हैं। नगरों के उत्खनन में पूर्व या पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीला निचला भाग नगर, पश्चिमी टीले में दुर्ग स्थित थे। दुर्ग को आप ये कह सकते हो कि ऊंचाई पे स्थित है थोड़ा सा, ठीक है। वहां पे जो है इनका मेन सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। नगर को अनेक वर्गाकार, चतुर्भुजाकार खंडों में इन्होंने विभाजित किया हुआ था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, लेकिन इनकी सफाई की व्यवस्था की गई थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी और पुराविदों ने इसे राजपथ प्रथम सड़क की संज्ञा दी। याद रखिएगा, राजपथ प्रथम सड़क की संज्ञा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सड़क के लिए कहा गया है, जिसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर थी, ठीक है। पूछा जा सकता है। वैसे तो सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ें जो मुझे भी लगते हैं कि हो सकता है इसी बार के प्रीलिम्स में आ जाएं। सैंधव नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। गलियों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, ठीक है। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई, स्नानगार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय तक बनाए जाते थे। अब मकान 2 मंजिला एवं 3 मंजिले भी बनाए जाते थे। सामान्य मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, याद रखना, ठीक है, सिर्फ इन 2 जगहों पे ही पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है, जबकि अन्य स्थलों से ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। सामान्यतः ईंटों का आकार 10 × 5 × 2 1/2 है, ठीक है, इस इंच का था, जिसमें 4:2:1 का अनुपात देखने को मिलता है। सैंधव सभ्यता के संपूर्ण नगरों में इंग्लिश बॉन्ड विधि से दीवारों की जुड़ाई का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। दीवारों की जुड़ाई में सामान्यतः मिट्टी के गारे का प्रयोग मिलता है, किंतु कुएं, तालाब, स्नानगार, नालियों आदि के निर्माण में चूने एवं जिप्सम के गारे का प्रयोग होता है। सैंधव सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थी और बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे। प्रमुख नगरों की विशेषताएं, अब ठीक है। हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में निचला नगर था, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था
ठीक है, दुर्ग क्षेत्र के अंदर से कोई इमारत के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले में उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती, 15 मकान यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी के पास से 16 मध्यवर्ती प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुराविदों ने इसने तांबा गलाने का कारखाना माना है। ठीक, यहीं से पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक गड्ढा है। गेहूं, जौ और राख की साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। दुर्ग क्षेत्र के उत्तर में खंडों में अनाजगार मिले हैं। अनाजगारों की संख्या 12 है। ठीक है, अनाजगार है ये। इसके बाद आ जाओ मोहनजोदड़ो। 2 खंडों में विभक्त था, पश्चिमी दुर्ग और पूर्व दुर्ग निचला भाग था इसका। अनेक सार्वजनिक इमारतें थे, जैसे विशाल स्नानागार। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे सुंदर कृति माना जाता है। 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी थी। ठीक है, इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है, तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी, जिसमें तालाब का गंदा पानी बाहर निकलता था। ड्रेनेज सिस्टम भी था पूरा का पूरा। विशाल अन्नागार भी यहाँ पे मिलता है, अनाज स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, 45.71 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया था, जिसमें 27 प्रकोष्ठ बने थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार ग्रेनरी इसको बताया जाता है। इसके अलावा पुरोहित आवास भी था यहाँ पे, मतलब ब्राह्मणों के रहने की जगह। विशाल इमारत का प्रमाण मिलता है, क्योंकि स्नानगार के पास 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा था ये। सभा भवन, एक सभा भवन मिलता है। दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में 90 गुणा के 90 फीट एक वर्गाकार इमारत के प्रमाण मिलते हैं। व्हीलर ने इसे सभा भवन का और मैके ने बाजार हॉल की संज्ञा इसको दी है। इसके बाद आ जाओ चूंदड़ों पे। ठीक है, सामान्य नगर के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। मिट्टी की बनी हुई पाइप नुमा नाली का प्रयोग होता है। वक्राकार ईंट का प्रमाण मिलता है। मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, लोथल, लघु हड़प्पा में लघु मोहनजोदड़ो इसको कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग और पूर्व में निचला भाग था। यहाँ दुर्ग क्षेत्र एवं निचले नगर के एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक विशाल भवन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसे प्रशासनिक भवन कहा गया है। ठीक, यहाँ से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जो लेंथ लंबाई चौड़ाई वो है 42.67 मीटर लंबा और 18.28 मीटर चौड़ा। ठीक है, लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिलता है और यहाँ से एक रंगाई कुंड भी प्राप्त होता है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ धौलावीरा। धौलावीरा ये भारत की सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना में चित्र योजना में बसाया हुआ है। ठीक है, यह नगर 3 खंडों में है, दुर्ग क्षेत्र, मध्य नगर, निचला नगर। यह दुर्ग क्षेत्र दक्षिण में स्थित है इसका। ठीक है, यहाँ से 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है। यहीं से स्टेडियम एवं सूचना पट का प्रमाण भी मिलता है। कालीबंगा, यह नगर 2 खंडों में विभक्त है। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, पूर्व में निचला नगर। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि उससे पहले भी अगर कोई सैंधव संस्कृति है तो उसका भी प्रमाण मिलेगा यहाँ पे। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा है। यहाँ के एक फर्श से अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाले दरवाजे मिलते हैं। यहाँ लकड़ी निर्मित नालियों का साक्ष्य मिलता है। ठीक, यहाँ की सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गलियाँ 1.8 मीटर चौड़ी तथा सड़कें इसके गुणांक में थी। आयतकार अग्निवेदिकाएं भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, यहाँ का जो दुर्ग क्षेत्र है वो निचले नगर से अलग नहीं था, मतलब साथ साथ ही थे। एक मकान में वॉश बेसिन भी मिलता है। मिट्टी का बना खिलौने मिलता है, जिसमें मतलब जो हल बनाया होता है एक मिट्टी का। अग्निवेदिकाएं भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये थे वो महत्वपूर्ण नगर। अब आ जाओ इसके सामाजिक जीवन पे। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व प्रमाण सहित मिलते हैं। सैंधव सभ्यता को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। विद्वान वर्ग, पुरोहित, वैश्य, शिक्षक, ज्योतिष, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग। ठीक है, सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा।
भोजन, सेंधावासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। औषधि के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन, ठीक है, नींबू का ये प्रयोग करते थे। ठीक। वस्त्र, सिंधु सभ्यता की किसी भी स्तर से किसी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन सेंधावासी सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कनी नहीं था यहाँ पे, सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिब्बियां मिलती है जिसके अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य मिलता है। स्त्रियां स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी, जैसे शॉल जैसा वस्त्र भी ऊपर से उन्होंने धारण किया होता था। ठीक है। आभूषण, ठीक है, सिंधावासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करते थे। सोना, चांदी, तांबा, कांसे के निर्मित होते थे। कीमती पत्थरों जैसे साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी के दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। आभूषण में हार, बाजूबंद, बालपिन, अंगूठी, चूड़ियां इनका प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, सेंधावासी जो है सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स इनका प्राप्त होता है। हड़प्पा में ही काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिलते हैं। चुंदड़ों से लिपस्टिक मिलती है। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास भी करती थी, उसका भी यहाँ पे प्रूफ मिला है। फिर इनकी शवाधान प्रणाली कैसे थी, अंतिम संस्कार कैसा करते थे? 3 तरह का मिलता है। पूर्ण शवाधान, मृतकों को कब्र में दफना देने की परंपरा थी। आंशिक शवाधान, मृतक के शरीर को जंगल में छोड़ देते थे, पशु पक्षी मांस को खा लेते थे, फिर हड्डियों को दफन कर देते थे। और एक था दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। ठीक है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है सेंधावासियों की लोकप्रिय शवाधान प्रणाली पूर्ण शवाधान थी। सेंधावासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर में, पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे। मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृदभांड, आभूषण भी रखते थे। कब्र पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा की कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा है। यहाँ से 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में भी प्रचलित थी। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग से उत्तर पश्चिम प्राप्त हुआ है। यहाँ से 20 कब्रें प्राप्त होती हैं। ठीक है। युगल सावधान के प्रमाण भी यहाँ पे मिलते हैं, जोड़ों में यहाँ पे जो है लोगों को दफनाया गया है। कालीबंगा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में था। 37 कब्रें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। प्रतीक के रूप में भी कब्र बनाई गई जिसमें केवल अंत्येष्टि सामग्री रखी गई है। ठीक है। रोपड़ से प्राप्त एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है, और मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला। तो ये मैं वीडियो को अभी फिलहाल यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अब इसके बाद जो आगे वीडियो आएगी इसी का पार्ट 2 लेके आऊँगा। हो सकता है मैं कल ही कर दूँ अपलोड, या अभी देखता हूँ। थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट, ठीक है, थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। इनका धार्मिक जीवन कैसा था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी कैसी थी यहाँ पे, और फिर एक साथ इनके महत्वपूर्ण सारे वन लाइनर फैक्ट, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।